हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभय सिंह राजपूत और आज हम लोग क्लास 12th का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन वो करने वाले हैं। ठीक है, आजकल मैं 10 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो एग्जाम से रिलेटेड है मिड टर्म की। तो आप जरूर इसको देखें, फाइनल में भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो हम देख लेते हैं पहले 10 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। तो दो ध्रुवता कण, बाई पोलैरिटी जो चैप्टर है हमारा बाई पोलैरिटी, उसका हम लोग करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th का, दो ध्रुवता का अंत। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर क्या है। ठीक है, कि शीत युद्ध क्या है, कोल्ड वॉर क्या है। तो समझ लीजिए आप अच्छे से। देखिए, कोल्ड वॉर का मतलब हो गया जिसमें ना लड़ाई नहीं हो रही है। मतलब जैसे कोल्ड वॉर, किसी ने, मैंने पूछा था जब किसी से कि कोल्ड वॉर क्या होता है, तो उन्होंने बोला जो सर ठंड में लड़ाई लड़ी जाए उसे कोल्ड वॉर कहेंगे। ठीक है, कोल्ड मतलब ठंडा, वॉर मतलब लड़ाई। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोल्ड वॉर का मतलब ठंडे वाली लड़ाई। कोल्ड वॉर का मतलब होता है जैसे दो दोस्त हैं, बोल रहे हैं अबे मतलब तुम मुझे मारोगे, लेकिन दोनों एक दूसरे को मार नहीं रहे हैं, लड़ रहे हैं लेकिन मार नहीं रहे हैं। तो ऐसा समझिए, फाइट चल रही है बट बातों से फाइट चल रही है। ठीक, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर हाथ नहीं छोड़ रहे। तो ऐसा समझिए। तो शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का मतलब हो गया जहां पर लड़ाई हो रही है लेकिन हकीकत में जो फाइट हो रही है वो नहीं हो रही है, सिर्फ बातों की लड़ाई है, संघर्ष चल रही है। ठीक है, कि कौन सबसे ऊपर है। तो इसी को बोलते हैं शीत युद्ध। अब देखिए शीत युद्ध क्या है, अब इसको समझते हैं हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945। ठीक है, उसके बाद जो चला वो कहती है शीत युद्ध। शीत युद्ध में क्या है हमारा, जिसमें बातों की लड़ाई है। ठीक है, संघर्ष है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो सोवियत संघ के बीच वैचारिक, ठीक है, अमेरिका जो है ना, अमेरिका और सोवियत संघ, आप लोग समझ लो, जो चैप्टर को मैं पहले बता देता हूं आप लोग को ताकि समझ में आए। अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ, ठीक है, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा टॉप पर है, कौन सबसे ज्यादा बेहतर है, किसकी विचार सबसे ज्यादा बेहतर है। समझ लो जल्दी से। अमेरिका जो है ये बोलता है कि पूंजीवाद जो विचार है ये सबसे बेहतर है। ठीक है, अमेरिका क्या कहता है कि पूंजीवाद विचार सबसे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अमेरिका कहता है कि पूंजीवाद यानी जो पूंजीवाद विचार है वो सबसे टॉप है, जिसमें क्या बोलते हैं, खुली प्रतिस्पर्धा। पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, खुली प्रतिस्पर्धा। इसका मतलब क्या है, कोई भी आओ, बिजनेस करो, मुनाफा कमाओ, सरकार का ज्यादा हाथ नहीं रहेगा। यहां पर जो साम्यवाद है, जो सोवियत का विचार है, सोवियत संघ का विचार है, जहां पर मतलब रसिया जिसके जिसमें इंक्लूड होता है। साम्यवाद क्या कहता है, ज्यादातर जो पावर रहेगी, ज्यादातर जो कंट्रोल रहेगा वो राज्य का रहेगा, सरकार का रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। पूंजीवाद में क्या कहते हैं, यानी जो अमेरिका जिसको फॉलो करता है, कैपिटल विचार जो है, कैपिटलिज्म। तो इसमें क्या बोल रहा है, अमेरिका क्या कहता है कि ज्यादातर जो पावर रहेगी प्राइवेट हाथों में रहेगी, प्राइवेट कंट्रोल। और यहां पर कौन कहता है कि राज्य यानी सरकार के हाथ में रहेगी ज्यादातर कंट्रोल। इसे कहते हैं साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब सरकार के हाथ में कंट्रोल, पूंजीवाद का मतलब प्राइवेट कंट्रोल यानी खुली प्रतिस्पर्धा। ठीक है, अब ध्यान से समझ लो यहां पर। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। कैसी लड़ाई, पहले तो वैचारिक, पूंजीवाद जो अमेरिका का है, साम्यवाद जो सोवियत संघ का है, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर बोल रहा है कि मेरा साम्यवाद बहुत अच्छा है, अमेरिका बोल रहा है कि मेरा पूंजीवाद बहुत अच्छा है। तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया वैचारिक लड़ाई, विचार की लड़ाई। राजनीतिक लड़ाई, आर्थिक और सैन्य टकराव की स्थिति को शीत युद्ध कहते हैं। तो ऐसा लग रहा था ना कि लड़ाई हो ही जाएगी। ठीक है, रसिया तक, यूएसएसआर जो उस समय का है, जो बहुत सारे देशों का ग्रुप था, वो अपनी सेना भी क्यूबा पे बैठा देता है कि आक्रमण कर हो ही जाएगा, लग रहा था ऐसा, लेकिन होता नहीं है। इसलिए इसको शीत युद्ध कहते हैं। तो इसमें आर्थिक, पैसों से रिलेटेड, राजनीति, पॉलिटिकल, तो इसी को कहते हैं शीत युद्ध, जो इसमें आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक और सैन्य टकराव की स्थिति बनती है। ठीक है, इसमें सीधे युद्ध नहीं हुआ बल्कि परोक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा और शक्ति संतुलन चलता रहा। तो लोग क्या कर रहे थे, विचारों की लड़ाई लड़ रहे थे, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या हो गया, कंपटीशन। ठीक है, तो कंपटीशन चल रहा था दो देशों के बीच में। आगे हम देखते हैं, तो यही था शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब समझ गए, अमेरिका का पूंजीवाद जिसमें खुले विचारों को, मतलब आइए बिजनेस करिए, फायदा कमाइए, चले जाइए, खुली प्रतिस्पर्धा। ठीक है, यहाँ पर यूएसएसआर जिसमें रसिया आता है, उसमें क्या था कि ज्यादातर कंट्रोल सरकार के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। शीत युद्ध में दो ध्रुवता,
बाइपोलैरिटी का क्या अर्थ है? ठीक है, तो समझ लो जल्दी से। दुनिया दो गुटों में बट गई थी, मैंने बताया अभी, पूंजीवादी, साम्यवादी। पूंजीवादी अमेरिका का, साम्यवादी यूएसएसआर यानी रसिया की तरफ का। ठीक है, आगे देखो, शीत युद्ध में दो ध्रुवता का अंत। देखो, जब भी क्वेश्चन आ जाए कि दो ध्रुवता क्या है, तो बहुत इजी है। दो ध्रुवता क्या है? बहुत इजी है। एक तो अमेरिका हो गया, जिसके क्या है? पूंजीवाद। कितनी बार बता चुका हूं मैं आपको, अमेरिका का क्या है? पूंजीवाद। सोवियत संघ का क्या है? समाजवादी गुट यानी साम्यवाद। समाजवादी, साम्यवाद, कुछ भी बोले आप समझ जाना कि ज्यादातर कंट्रोल सरकार के हाथ में वाली बात हो रही है। अमेरिका का पूंजीवाद है। पूंजीवाद मतलब क्या बताया मैंने? खुली प्रतिस्पर्धा। एक एक करके समझ लेते हैं। जिस अमेरिका का पूंजीवादी गुट, इसमें कौन आता है? नाटो। ठीक है, देशों के साथ। तो नाटो मतलब अमेरिका का ग्रुप क्या था? पूंजीवादियों का ग्रुप क्या था? नाटो था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा, सोवियत संघ का यानी जो समाजवादी लोग थे, इन लोगों का ग्रुप कौन सा था? वार्सा पैक्ट। तो नाटो वर्सेस वार्सा पैक्ट, यानी एक अमेरिका का ग्रुप, एक यूएसएसआर का ग्रुप जिसमें रसिया आता है। ठीक है, तो समाजवादी वर्सेस पूंजीवादी, नाटो वर्सेस वार्सा पैक्ट। अब हम समझेंगे भी कि वार्सा पैक्ट आखिर था क्या। तो उसी को दो ध्रुवता कहते हैं। एक अमेरिका था, एक सोवियत संघ था। ठीक है, अमेरिका का पूंजीवादी था, सोवियत संघ का समाजवादी था। अमेरिका यानी पूंजीवादी लोगों का नाटो था, सोवियत संघ यानी समाजवादियों का वार्सा पैक्ट था। समझ लेते हैं हम आगे। तो इसी को कहते हैं दो ध्रुव, मतलब दो दो लोग हैं, दो पावरफुल लोग हैं। आगे देखो, सोवियत संघ, यूएसएसआर के विघटन के प्रमुख कारण आप बता दीजिए। मतलब देखिए, अभी मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि दो पावरफुल लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, शीत युद्ध हो रहा है कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसमें ना जो हारता है वो यूएसएसआर होता है, अमेरिका जीत जाता है। यूएसएसआर क्यों हारता है, उसके पीछे का कारण क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जान लेना चाहिए, एग्जाम में आता है। पहला कारण है आर्थिक संकट और ठहराव। आर्थिक संकट आ गया, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, आर्थिक संकट, इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम थी वो क्रिएट हो गई। दूसरा, राजनीतिक भ्रष्टाचार और एक दलीय शासन। मतलब यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उनके अंदर दबा के भ्रष्टाचार चल रहा था। जिधर पार्टियां ही भ्रष्टाचार से भरी हुई हो, वो कैसे जीतेगा? दूसरा, एक दलीय शासन, मतलब यहां पर एक दल का ही चलता था, जनता का नहीं चल रहा था उतना, एक दल पार्टी ही शासन किया जा रहा था, तो टूटेगा ही, सीधी सी बात है। हथियारों की होड़ और सैन्य खर्च। देखिए, जो यूएसएसआर का जो बिखरने का सबसे ज्यादा बड़ा कारण ये बोलते हैं कि एक ये भी है कि इन लोगों ने ज्यादातर जो अपने पैसे थे वो हथियारों की होड़ में खर्च दिए। ठीक है, सैन्य खर्च पे खर्च दिए, मतलब ज्यादातर पैसा हथियार बनाने में लगा रहे हैं। मतलब हम ज्यादा पैसा किस पे लगाएंगे? हथियार बनाने पे। इस होड़ ने, बोलते हैं, यूएसएसआर को बर्बाद कर दिया। अगला, विभिन्न गणराज्यों में राज्य राष्ट्रवाद का उभरना। मतलब बहुत से जो इनके राज्य थे, गणराज्य थे, उनमें क्या क्या उभर रहा था इन गणराज्यों में? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? जब लोग अपने हक के लिए लड़ने लग जाते हैं, उनके अंदर एक वो बदलाव आता है। जैसे हमारे देश में राष्ट्रवादी लोग कौन थे? जैसे भगत सिंह, है ना, बहुत सारे लोग जो लड़ रहे थे कि अब हमें अपने देश को आजाद कराना, इस टाइप की बातें आ रही थी लोगों में। तो कोर्स, मतलब सीधी सी बात है कि टूटेगा ही देश। ठीक है, तो राज्य में क्या उभर रहा है? राष्ट्रवाद। लोगों को अब नेशनलिज्म उभर रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां, जिसे हम लोग समझेंगे ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, इन दोनों नीतियों को हम समझेंगे। ये किसने चलाई थी? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, ये दो नीतियां चलाई थी इन्होंने। तो समझते हैं जरा ये नीतियां क्या क्या है। देखो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह आप देखिएगा, इसको समझ लीजिए, बहुत इजी है, लेकिन बहुत बच्चों को नहीं पता रहता है। ठीक है, गोर्बाचेव की ग्लास नोस्ट नोस्ट और पेरेस्ट्रोइका क्या है? ग्लास नोस्ट, ये जो है ग्लास नोस्ट, ये पारदर्शी और खुलापन। मतलब इन्होंने, मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या बोला कि पारदर्शी और खुलापन रहेगा, मतलब ट्रांसपेरेंट रहेगा सब कुछ। जैसे क्या ट्रांसपेरेंट रहेगा? सरकार और मीडिया पर नियंत्रण कम करना। बहुत, देखिए, जब मीडिया कंट्रोल में आ जाती है तो लोगों को, हमारे देश में रहने वाले जितने भी हैं या बाहर की जो दुनिया, उनको सच्चाई कैसे पता चलेगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है? तो कैसे पता चलता है? मीडिया के जरिए पता चलता है। तो मीडिया पे इन्होंने बोला कि हम खुला छोड़ देंगे, स्वतंत्र छोड़ देंगे, जिससे जनता तक हकीकत पहुंच पाएगा। तो इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी खुलापन। अब किसी पे दबाव नहीं रहेगा, किस पे? सरकार और मीडिया पे। तो इसे क्या बोलते हैं? ग्लास नोस्ट। ठीक है, ग्लास नोस्ट। अगला हमारा क्या है? पेरेस्ट्रोइका। क्या?
पेरेस्ट्रोइका क्या है? इसका मतलब होता है पुनर्गठन, मतलब फिर से गठन करना, पुनर्गठन। क्या? सोवियत अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बाजार व्यवस्था और निजी निवेश को बढ़ावा देना। इन्होंने क्या बोला कि अब हम अपने अर्थव्यवस्था मतलब क्या बताया था, इकोनॉमी अपनी जो है उसको अच्छा बनाएंगे, सुधारेंगे। इकोनॉमी सुधारने के लिए पेरेस्ट्रोइका शुरू किया गया। क्या होगा इसमें? बाजार व्यवस्था को अच्छा किया जाएगा, लोगों से इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, अगला है हमारा सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन से क्या विश्व राजनीति पर प्रभाव पड़ा? पहला, ध्रुवीयता का अंत हुआ। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, सोवियत संघ का विघटन मतलब जो सोवियत संघ टूट गया। पहले सोवियत संघ देशों का समूह हुआ करता था, बहुत सारे देश इसके अंदर थे। ठीक है, बहुत पावरफुल था, लेकिन जब ये टूट गया, अमेरिका से हार गया, यूएसए से हार गया, तो देखिए क्या हुआ। पहले तो दो, मैंने क्या बोला था, दो सबसे ताकतवर के बीच में लड़ाई हो रही थी, कौन? यूएसएसआर और अमेरिका। यूएसएसआर हार गया, यानी रसिया वाला जो पार्ट था वो हार गया, तो बचा कौन? सिर्फ अमेरिका। तो ऐसे ही दो ध्रुवता का अंत हो गया, मतलब जो दो लोग लड़ रहे थे उनमें से सिर्फ एक ध्रुव बचा, मतलब एक ही जीता। तो दो ध्रुवता का अंत हुआ, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा। समझ में आ रहा है? जब उसने हरा दिया सामने वाले, तो अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बढ़ी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हो गया? यूएनओ का, यूएनओ जानते हो ना, जो अदालत है पूरी दुनिया, विश्व का अदालत, जहां पर बहुत सारे देश बैठते हैं। यूएनओ में आपको पता है कि हमारे देश को लेकर मांग होती है कि हमको भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज में। तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में लोकतंत्र मजबूत हुआ। ठीक है, तो जब ये सोवियत संघ बिखरा, तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में क्या बढ़ा? लोकतंत्र बढ़ा। ठीक, अगला, शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व व्यवस्था किस प्रकार एक ध्रुवीय, समझ में आ रहा? पहले तो मैंने आपको समझा चुका हूं कि जब अमेरिका जीत गया और यूएसएसआर हार गया, तो कौन, कितने ध्रुव बचे? एक ही ध्रुव है तो बचा। तो देखिए, सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रहा। ठीक है, रह गया। तो सोवियत संघ बिखट गया, टूट गया, तो बचा कौन? सिर्फ अमेरिका, यही जीत गया, और इसी को क्या बोला गया? महाशक्ति। सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इसलिए विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई। तो अब पूरे विश्व में सिर्फ एक ताकतवर देश है, कौन है? अमेरिका। क्यों? क्योंकि दो लोगों की लड़ाई चल रही थी, किसकी किसकी? यूएसएसआर और अमेरिका। यूएसएसआर तो हार गया, बचा कौन? सिर्फ अमेरिका बचा। तो एक ध्रुवीय क्या हो गया? हमारा पूरा देश हो गया। ठीक है, मतलब पूरे देश दुनिया में एक ही महाशक्ति बची, वो कौन है? अमेरिका बची। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, सोवियत संघ के विघटन से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में इसमें क्या बना। तो देखिए, भारत को समाजवादी मित्र राष्ट्र का समर्थन नहीं मिला। समाजवादी मैंने बताया था क्या होते, जो सरकार चाहते हैं कि सरकार के हाथ में ज्यादातर पावर है, तो इनसे समर्थन नहीं मिला। रक्षा व आर्थिक सहयोग पर असर पड़ा। तो रक्षा और आर्थिक सहयोग पर भारत की क्या हुआ? असर पड़ा। आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड, मतलब इकोनॉमी पे हमारे असर पड़ा। रक्षा पर यानी आर्मी जो है हमारी, यानी रक्षा, उस पर असर पड़ा। भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। अब देख लो, समझ लो, उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदारीकरण का मतलब होता है कि सरकार का, देखिए सरकार कंट्रोल करके रखती है ना, कोई भी चीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, सरकार के हाथों में सब कुछ होता है, तो सरकार कंट्रोल करके रखती है। तो उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब हो गया कि जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है, इनके इनका जो कंट्रोल है, इसको खत्म करना। बात समझ में आ रहा है? मतलब उसको कम करना, खत्म करना। समझ में आया? तभी तो हमारा विकास होगा, तभी तो और प्राइवेट कंपनियां आएंगी और हमारे देश का क्या होगा? ग्रोथ होगा। तो इसी को कहते हैं उदारीकरण। अब आइए, व्यापार करिए, ज्यादा आप पे रोक टोक नहीं होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम रहेगा, इसको क्या कहते हैं? उदारीकरण। निजीकरण, प्राइवेट प्राइवेट कंपनियां आए, इन्वेस्टमेंट करें, इसे बोलते हैं निजीकरण। ठीक है, मतलब प्राइवेट चीजें करना, क्या करना? प्राइवेट, उसे कहते हैं निजीकरण करना। वैश्वीकरण मतलब तो आप जानते ही हो, वैश्वीकरण का मतलब अलग अलग देशों के साथ व्यापार करना, विचार, वस्तुएं, इन सब का प्रभाव, जो एक जगह से दूसरी जगह जो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण की नीति अपनाई। मतलब हम भी अपने दूसरे देशों में बेचेंगे सामान, वो भी हमारे देश में बेच सकते हैं। ठीक है, इससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी, भारत और आगे जाएगा। तो ये सब भारत ने अपनाया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, नए देशों से भारत के संबंध बने, तो बहुत सारे जो देश हैं हमारा, उनके साथ संबंध स्थापित हुए, उनके साथ रिश्ते अच्छे हुए। ठीक है,
अब 7वां क्वेश्चन भी खत्म है। अब अगला 8th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्सा पैक्ट, वार्सा संधि क्या थी और इसका क्या हुआ? ठीक है, वार्सा संधि क्या है? वार्सा संधि 1955 में सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों द्वारा नाटो का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, जो सोवियत संघ है उसका वार्सा पैक्ट है, जो अमेरिका है उसका नाटो है। ठीक है, तो ऐसे ही समझो, वार्सा संधि जो है वो 1955 में सोवियत संघ और उसके सहयोगी देशों द्वारा किसके मुकाबले के लिए बनाई गई? नाटो को। नाटो की किसका था? अमेरिका का था। लेकिन जब सोवियत संघ हमारा बिखर गया, सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, जब सोवियत संघ टूट गया, तो ये वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो 1991 के बाद यह संधि समाप्त हो गई, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया, शीत युद्ध समाप्ति हो गई। ठीक है, अगला देखते हैं 9th क्वेश्चन। ये लास्ट के कुछ क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर पूरे फोकस के साथ। देखिए, पूर्वी यूरोप के देशों में 1989 के बाद क्या परिवर्तन हुए? ठीक है, पूर्वी यूरोप के देशों में, कौन से यूरोप? यूरोप के ईस्टर्न पूर्वी देशों में, पोलैंड, हंगरी, चोको स्लोवाकिया, बुल्गारिया आदि देशों में साम्यवादी शासन गिर गया। ठीक है, अब यहाँ पर पोलैंड वोलैंड हंगरी में, यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया के में, बुल्गारिया में, यहाँ पर कौन सा शासन हट गया? साम्यवादी। साम्यवादी का मतलब क्या होता है? जहां पर जो यूएसएसआर का मेन जो लड़ाई जो चल रही थी कि साम्यवादी बेहतर है कि पूंजीवादी बेहतर है, तो यहां से जो अभी यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे, वहां से कौन सी चली गई? साम्यवादी ही चली गई, मतलब साम्यवादी सरकार ही चली गई। तो यहाँ पर साम्यवादी शासन गिर गया। ठीक है, ये जो बुल्गारिया है। आगे देखते हैं हम लोग। जर्मनी का विभाजन समाप्त हुआ और बर्लिन की दीवार 1989 में टूट गई। ठीक है, तो जर्मनी का क्या हुआ? विभाजन खत्म कर दिया गया और बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। कब गिराया गया? 1989। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ। तो यहां पर अब कौन सा शासन आ गया? लोकतांत्रिक शासन, जहां पर लोगों का शासन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 10वां क्वेश्चन। इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग कि वैसे तो क्या संदेश पहुंचाता है। मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। दो ध्रुवता का अंत अध्याय का मुख्य संदेश क्या था? तो यह अध्याय हमें बताता है कि सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। तो सोवियत संघ जब हारा तो विश्व राजनीति ही बदल गई। क्यों? क्योंकि पहले दो लोगों में लड़ाई चलती थी, अब बचे कितने? सिर्फ एक। और कौन महाशक्ति है? अमेरिका। ठीक है, दो ध्रुवीयता की जगह एक ध्रुवीय व्यवस्था आ गई। मतलब पहले दो लोग ज्यादा ताकतवर थे, कौन कौन? यूएसएसआर और यूएसए। अब कौन बचा? सिर्फ यूएसए ही ताकतवर बना, तो एक ध्रुवीय बन गया। एक ध्रुवीय मतलब सिर्फ एक ही देश ताकतवर है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नए अवसर और चुनौतियां सामने आई। तो अब नए नए चुनौतियां आने लगी हैं, नए नए अवसर आने लगे हैं। कहां पर? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। ठीक है, आई होप आप लोग को ये जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये पसंद आए होंगे। अगर आप लोग को अच्छे लगे, ऐसे और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।